दोस्तों जेकेएसएसबी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यूज की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो कंप्यूटर की टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज चल रही है और यहाँ पे आप देखिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि जो स्कॉस्ट कश्मीर हो या स्कॉस्ट जम्मू हो, उनका पैटर्न भी जेकेएसएसबी का सिमिलर है की तरह सिमिलर है और उनका सिलेबस भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे देखिए आज हम स्कॉस्ट जम्मू का जो पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, वो पेपर डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ इसका कंप्यूटर कंपोनेंट कंप्यूटर सेक्शन इसका डिस्कस करेंगे फिलहाल। यहाँ पे देखिए ये पेपर हुआ था आपका 30 दिसंबर 2023 को। तो यहाँ पे आप देखिए ये है हमारा 30 दिसंबर को ये हमारा पेपर हुआ था। तो इसी को आज हम जो है वो कवर करेंगे। तो बगैर किसी फर्दर डिले के चलिए आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो राइट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 51 आपके जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं वो स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड टू ब्राउज द इंटरनेट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन है विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर। दूसरा है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, और उसके बाद है आपका एमएस वर्ड और फिर है आपका नन ऑफ दी एबव। तो देखो यार बेसिकली जो एमएस वर्ड है ना, एमएस वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या करते हो आप, जिसमें आप कुछ भी डिजाइन करते हो, टाइप करते हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, कुछ भी ऐसी चीजें जो है वो करते हो। ये तो नहीं है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो विंडोज एक्सप्लोरर एज सच कोई ऐसा प्रॉपर जो है वो आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। बट अगर बात की जाए तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए मैं अभी यहाँ पे मैं हूँ अभी जो सॉफ्टवेयर जो मैं यूज कर रहा हूँ वो भी मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर ही यूज कर रहा हूँ, जिसपे मैं आपको जो है वो यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ मैं। तो ये भी आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर ही है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे पीडीएफ ओपन हुई है। तो नाउ द क्वेश्चन सेकंड इज कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसका शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है। पहला है कैश मेमोरी, दूसरा है वर्चुअल मेमोरी, तीसरा है सेकेंडरी मेमोरी और फोर्थ है आपका एक्सटर्नल मेमोरी। तो अगर हम शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम की बात करें तो शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका है, तो देखो मैंने कल भी आपको, कल वाली लेक्चर अगर आपने नहीं देखी है तो आप काइंडली वो देखें, उसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो जो कैश मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी आपकी सबसे शॉर्टेस्ट मेमोरी होती है और सबसे शॉर्टेस्ट मेमोरी भी मानी जाती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी शॉर्टेस्ट के साथ साथ हमारी ये फास्टेस्ट मेमोरी भी मानी जाती है, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट और सबसे कॉस्टलीस्ट और सबसे ज्यादा महंगी जो है वो ये मानी जाती है। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो है वो मैं इसके बारे में और कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी बोलता है कि द स्टोरेज डिवाइस इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या होती है, जैसे एग्जांपल में अगर आपको बताऊं तो जैसे हमारी हार्ड ड्राइव्स होती हैं, ठीक है, जैसे हमारी हार्ड ड्राइव्स होती हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं, एसएसडी जिसे हम बोलते हैं एसएसडी, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, तो वो सारी आपकी क्या कहती हैं, वो कहलाई जाती हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी। और ये सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम अपने डेटा को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिटेन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इसको अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा और अगर मैं यहाँ पे आपको इसकी फर्दर आपको नॉलेज दूं तो
कंप्यूटर मेमोरी का जरा एक बार हम यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी हमारी बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद होती है दूसरी हमारी कैश मेमोरी। ओके। उसके बाद आती है हमारी एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या फिर हम इसको सेकेंडरी भी बोलते हैं। अब अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी या इंटरनल या फिर मेन मेमोरी की बात करें तो ये हमारी फर्दर हो जाती है यहाँ पे। इसकी डिवीजन अगर हम करें तो एक होती है रैम और दूसरी होती है आपकी रोम। ठीक है। अब रैम में भी फर्दर डिवीजन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस रैम, और दूसरी होती है हमारी डी रैम। रोम में क्या होती है, रोम में देखिए रोम की टाइप्स क्या क्या होती हैं। रोम की टाइप होती है पी रोम, उसके बाद होती है ईपी रोम, एंड देन आपकी आती है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल पी रोम। ओके, प्राइमरी रैंडम ओरिएंटेड मेमोरी। ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल मेमोरी में आता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी आता है आपका, आपकी सीडी इसमें आती है, कंपैक्ट डिस्क आती है आपकी इसमें, उसके अलावा आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव आती है इसमें। ओके। उसके बाद आपकी आती है फ्लैश ड्राइव इसमें। ठीक है। और मैग्नेटिक टैप आती है, मैग्नेटिक टेप आती है इसमें। ये है हमारी सभी टाइप्स की मेमोरीज। आई होप आपको इस चीज से रिवाइज हो चुका होगा। अब अगर हम बात करें कैश मेमोरी के बारे में, हम डिस्कस कर रहे हैं, तो भाई देखो यार, कैश मेमोरी की जो है कैश मेमोरी की अगर बात की जाए तो कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है। अब कैश मेमोरी को कैसे आप समझ सकते हैं, देखो इसको, ये सीपीयू के अंदर होती है, इनसाइड सीपीयू होती है, ये हमारे डेटा को फ्रिक्वेंटली स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है। इसकी जो कॉस्ट पर बिट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। और अगर आपको याद होगा तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि भाई साहब जो आपका, जब आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, ठीक है, रील बनाते हैं, उसको आपने सेव किया, ठीक है, आपने उसको ड्राफ्ट में डाल दिया, ड्राफ्ट में डाल दिया, तो ड्राफ्ट में जब आपने डाल दिया उसको, तो ड्राफ्ट में डालने के बाद क्या हुआ कि वो ड्राफ्ट में जाने के बाद फिर आपने ऐप को बंद कर दिया। ठीक है। लेकिन वो ड्राफ्ट में रही, वो जो ड्राफ्ट वो कहाँ पे सेव हुई, वो ड्राफ्ट वाली वो वीडियो कहाँ रही आपकी, वो आपकी कैश मेमोरी में रही। ठीक है। या मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने क्या काम किया, आपने व्हाट्सएप ओपन किया, आपके किसी दोस्त ने आपको फोटो भेजा है, ठीक है, फोटो सेंड किया है, या फॉर एग्जांपल छोड़ो, वो भी छोड़ो, आप व्हाट्सएप स्टेटस की अगर बात करो, स्टेटस की बात करो, मान लो आपके 10 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है, मान लो ये 5 दोस्त हैं आपके। इन्होंने क्या किया है कि इंस्टाग्राम पे अलग अलग स्टोरीज आपके व्हाट्सएप पे अलग अलग स्टोरीज डाली हैं, स्टेटस डाला हुआ है। अब जब आप सबसे पहले आपने ए दोस्त की स्टोरी देखोगे, अपना स्टेटस देखोगे दोस्त के, उसने कोई वीडियो डाली है स्टेटस पे। अब जब आप जैसे ही आप ओपन करोगे तो थोड़ा सा इंटरनेट आपका वीक होगा, तो बफर करेगा, तो वो अपलोड होगी। जब वो अपलोड हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, तो वहां पे आपको वीडियो दिख जाएगी। सिमिलरली आपने बी का ओपन किया, तो आपके बी ने कोई फोटो डाली है, 3-4 फोटोज आपने ओपन किया, आप रुक रहे हो, बस ओपन होते 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 ओपन हो गई आपकी दोस्त की फोटो, सभी ओपन हो गई। उसके बाद सी डी लाइक वाइज आपने सभी दोस्तों के जो स्टेटस है उनको ओपन कर लिया और उनको देख लिया। अब क्योंकि ये स्टेटस जो है वो 24 आवर्स तक रहता है, ठीक है, तो
फिलहाल के लिए ये आपका जो ये वीडियो है आपकी जो आपने वॉच की या आपने देखी, तो ये आपकी जो ये जो सारे स्टेटस आपने सीन कर लिए क्योंकि डाउनलोड कर लिए हैं आपने, तो ये डाउनलोड होके किस में चलेंगे, या आपके कैश मेमोरी में चलेंगे। तो आई होप आपको इस चीज से क्लियरिटी मिल गई होगी कैश मेमोरी के बारे में कि कैश मेमोरी का क्या रोल होता है, कैश मेमोरी का क्या फंक्शन है। चलते हैं आगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोस। बायोस क्या होता है, व्हाट इज बायोस। देखो बायोस, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सबसे पहले रन करता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सबसे पहले रन करता है। क्या करता है, रन करता है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो पहला जो सॉफ्टवेयर आपका ऑन होता है वो होता है आपका बायोस। उसको हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए आपका इसका आंसर है। लेकिन अभी रुकिए, अभी रुकिए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब ये कि जो इनिशियल मतलब इनिशियलाइजेशन होती है आपकी हार्डवेयर की, बूटिंग प्रोसेस जो होता है आपका, तो उस बूटिंग प्रोसेस में जो है वो आपके ये काम करता है, काम आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका जो है वो आपके कंप्यूटर के लिए। अब यहाँ पे मैं कुछ और फैक्ट्स बायोस के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए की कंपोनेंट्स इसके होते हैं। एक होता है आपका पोस्ट, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसको हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट बोलता है कि जब आपने कंप्यूटर को ऑन किया, बायोस क्या काम करता है कि बायोस परफॉर्म करता है पोस्ट, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है ये, इसलिए करता है टू चेक, क्या करने के लिए, टू चेक, कि भाई चेक करने के लिए कि कंप्यूटर, जैसे कि आपकी जो आपकी रैम है, हार्ड डिस्क है आपकी, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव डिस्क है आपकी, या जो बाकी आपके पेरिफेरल्स हैं, ठीक है, बाकी जो आपके पेरिफेरल्स हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं। अब मान लीजिए अगर आपके किसी भी पेरिफेरल में कोई गड़बड़ है, कोई कोई आपकी कोई लीड, कोई वायर आपने नहीं लगाई है, जैसे मान लो जो आपका बड़ा कंप्यूटर होता है, पुराने टाइम के जो कंप्यूटर्स होते थे उनमें क्या होता था कि सीपीयू अलग होता था, और सीपीयू की बहुत सारी वायर जो है वो कनेक्ट होती थी आपके पीसी के साथ, ठीक है, आपके पीसी के साथ। तो अब मान लो अगर उन सीपीयू में से कोई एक दो वायर से जो इसके साथ अच्छी तरह से कनेक्टेड नहीं है, डीली नहीं है, तो जैसे ही आपने पीछे से प्लग ऑन किया, कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन करने के बाद यहाँ पे ये बीप करना शुरू कर देगा, बीप 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 बीप, ऑन नहीं होगा। वो ऑन क्या करेगा, ये बायोस करेगा, वो बायोस उसको बीप कराएगा। वो बीप कराएगा इसलिए ताकि इंफॉर्मेशन दे आपको कि भाई साहब आपके कंप्यूटर की जो पेरिफेरल्स हैं वो अच्छी तरह से टाइड नहीं है, कुछ गड़बड़ है उनमें, तो आप दोबारा से उनको अच्छे से उनको टाई करें। तो फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो पोस्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट, इसका जो है वो फंक्शन रहता है, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अब मान लीजिए अगर आपके बायोस में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में अगर कोई एरर आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो एरर क्या होता है, एरर की वजह से फिर क्या होता है कि जो पोस्ट है आपका, पोस्ट आपके सीरीज ऑफ बीप्स, मतलब बीप बीप बीप, मतलब बार बार बीप बीप करता है, तो उसका जो है वो फिर क्या काम करता है कि आपके कंप्यूटर पे एरर कोड दिखा देता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बायोस की फर्दर हम डिस्कशन करें तो एक होता है आपका बूटस्ट्रैप लीडर, एक होता है आपका बूटस्ट्रैप लीडर। अब बूटस्ट्रैप बोलता है कि जो जो बायोस है वो लोकेट करता है आपके, वो लोकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को सॉरी सॉरी जो बायोस है आपका वो लोकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट लोडर में, बूट लोडर के साथ, जैसे कि देखो इन द स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है, आपकी एसएसडी है, ठीक है। तो और उसकी वजह से क्या होता है कि ये फिर ट्रांसफर कर देता है कंट्रोल टू स्टार्ट द, अपने ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो है वो
ऑर्डर दे देता है एक सॉर्ट ऑफ। तो बूट स्ट्रैपिंग का जो प्रोसेस है ये इन्वॉल्व करता है लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, जैसे मान लो विंडोज का है, मैक ओएस का है, ठीक है, मैक ओएस का है, जो भी आपका मैक ओएस जो भी है, तो बायोस का सबसे पहला काम मैंने आपको बोला कि पहले ये चेक करेगा कि कोई गड़बड़ फॉल्ट तो नहीं है। अगर फॉल्ट होगा तो वहीं पे एरर डिटेक्ट करेगा और बीप बीप करेगा और यूजर को फिर पता चलेगा कि भाई इसमें कोई गड़बड़ है। उसके बाद बोलता है कि बूटस्ट्रैप लोडिंग होती है, बूटस्ट्रैप लोडर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है मेमोरी में, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है मेमोरी में, तो ये इसको तैयार करता है कि भाई साहब अब आपका काम चालू हो गया है, अब आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद एक और की पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोस ड्राइवर्स। अब ये क्या होते हैं कि जैसे ये बेसिक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, जैसे कि आपका कीबोर्ड आ गया, ठीक है, कीबोर्ड आ गया आपका, जैसे आपका डिस्प्ले आ गया, ठीक है, डिस्प्ले आ गया, स्टोरेज डिवाइसेस आ गए आपके, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस आ गए आपके। तो ये क्या करते हैं कि हार्डवेयर कंपोनेंट को मैनेज करते हैं, ठीक है, मैनेज करने के लिए अंटिल जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम टेक ओवर ना करे तो तब तक ये बायोस ड्राइवर्स जो है वो इनका फंक्शन जो है वो चलाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और चीज है जो नई एडवांस चीज में इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है। बायोस की जगह जो है वो लेटेस्ट क्या है, UEFI उसको हम बोलते हैं, यानी कि यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, ठीक है। तो ये एक असल में बेसिकली जो बायोस है ना, बायोस की मॉडर्न रिप्लेसमेंट है, इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, ठीक है। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो फीचर्स है ये इसका जो बूस्ट मतलब जो बूस्टर टाइम है वो काफी ज्यादा फास्टर है एज कंपेयर टू आपका जो बायोस है, आपका बायोस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फास्टर है और बड़ा भी है और सपोर्ट अच्छी करता है, ठीक है। तो लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो क्या करते हैं, वो बायोस का ही यूज अभी करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक और दो और चीजें हैं जो रिलेटिवली जो है वो आपको यूज कराए जाते हैं, यूज में आपने सुने होंगे, सीमोस एंड बायोस। असल में देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपने क्या काम किया कि अभी मैं अपने कंप्यूटर पे हूं, मैं अपने लैपटॉप पे हूं, और मैंने क्या काम किया कि मेरे लैपटॉप में अभी 5:55 हो रहा है, इट्स 5:55 PM, ठीक है, और आज डेट दिखा रहा है 31 जुलाई, ठीक है, जुलाई 2024। अब ये टाइम दिखा रहा है। अब मैंने क्या काम किया, अब क्योंकि हमारी जो घड़ी होती है या मोबाइल हमारा होता है वो चल रहा होता है, तो उसमें घड़ी चल रही होती है, जैसे हमारी जो रिस्ट वॉच होती है तो वो तो चल रही होती है, उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन जो सीमोस होता है, आपका सीमोस क्या करता है, आपका आपके लैपटॉप्स में इंस्टॉल्ड होता है, कंप्यूटर्स में इंस्टॉल्ड होता है। वो क्या करता है कि वो आपकी ये जो टाइम की ये मेमोरी है इसको सेव रखता है। न सिर्फ टाइम बल्कि और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं उनको ये सेव रखते हैं, और उसी की वजह से हम फिर मान लो मैंने अभी कंप्यूटर को ऑफ कर दिया, ठीक है, अब मैं मान लो कहीं श्रीनगर चले गया या मैं जम्मू चले गया, मैं कहीं दूर बाहर चला गया, मैंने अपना कंप्यूटर 10 दिन के लिए बंद कर दिया, ठीक है, फिलहाल 31 जुलाई को मैंने बंद कर दिया, और मैं मान लो 10 अगस्त को मैं अपना ओपन करता हूँ लैपटॉप।
लेकिन 10 अगस्त को मैं क्या देखता हूँ कि भाई वहां पे मान लो शाम के टाइम में 9 बजे 9 PM पे मैं ओपन करता हूँ अपने लैपटॉप को, वहां पे मुझे वही टाइम दिखाएगा 9 PM और एग्जैक्ट डेट 10th ऑफ अगस्त। वो इसलिए किसकी वजह से? वो सीमोस की वजह से। अब सीमोस की जो फुल फॉर्म है दोस्तों, सीमोस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटल ऑक्साइड कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, ऑलराइट। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज को लेके। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन द डॉलर साइंस आर इंसर्टेड इन द सेल एड्रेसेस। ये बात की जा रही है आपके जो जो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, एक्सेल की बात की जा रही है। एक्सेल में जो सेल्स होते हैं दोस्तों, सेल्स में जब आप डॉलर साइन इंसर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है? देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन्होंने दी है कि $B $2, तो यहाँ पे आपके बी देखते हैं हाइफन $B $10। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इससे क्या हुआ? इस डॉलर से क्या चीज होती है? एब्सोल्यूट सेल एड्रेस हो जाता है। सेल एड्रेस विद चेंज व्हेन इट कॉपी टू अनदर सेल द शीप, क्या क्या ऐसी क्या चीज होती है? तो देखो यार, इसके लिए थोड़ी कहानी है, वो कहानी आपको समझनी पड़ेगी। वो कहानी क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। देखो, जो आपका यहाँ पे देखिए, जब डॉलर साइन इंसर्ट किया जाता है, जब डॉलर साइन आपका इंसर्ट किया जाता है, जब आपका डॉलर साइन इंसर्ट किया जाता है तो उससे क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे इन्होंने एग्जांपल क्या दी थी हमारे पास, $B $2 हाइफन इज टू $B $10। ये इन्होंने एग्जांपल दी थी। तो जब ये डॉलर जो है वो इंसर्ट कर दिया सेल में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्रिएट हो गया। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस आगे मैं समझाता हूं आपको, आपको समझ नहीं आएगा, बताता हूं मैं। मतलब ये है कि ये जो डॉलर साइन होता है ये रेफरेंस को फिक्स कर देता है। ये एक रेफरेंस, मतलब ये रेफरेंस को फिक्स कर देता है कि मान लो अगर आप कभी फिर उसको क्या करते हो कि मान लो अगर आप कॉपी करते हो आपके दूसरे शीट में, आप दूसरे नेक्स्ट शीट में कॉपी करते हो या मूव करते हो, तो ये रेफरेंस जो है वो सेम रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये जो डॉलर है, डॉलर साइन है, डॉलर पहले डॉलर है, फिर बी है, फिर डॉलर है, फिर टू है। ठीक है, मैं अच्छे से लिखता हूं यहाँ पे, ये डॉलर है, फिर बी है, फिर डॉलर है, और फिर टू है, इज टू, फिर डॉलर है आपका, फिर बी है, फिर डॉलर है आपका, और फिर 10 है आपका। ठीक है, तो इससे क्या आपको समझ आया? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कॉपी करते हो या मूव करते हो, मींस कि ये एक रेंज बता रहा है। क्या है? आपकी एक रेंज बता रहा है, कहां से लेकर B2 से लेकर B10 के बीच में। ठीक है, ये एक रेंज को डिफाइन कर रहा है। इट इज डिफाइनिंग अ रेंज, कि ये रेंज आपकी B2 से लेकर B10 के बीच में रहेगी। और मान लो इसी को आपने कॉपी किया दूसरे शीट में, दूसरे आपके एक्सेल शीट में, वहां पे भी ये आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि अगर आप इसको कॉपी या मूव करते हो तो ये जो है वो सेम रहता है, यहां से जो है वो आपका ये चेंज नहीं होता है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। सपोज सेल A1 is to A4 containing the following, इसी पे बेस्ड, जो ऊपर क्वेश्चन था इसी पे बेस्ड है ये, इसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी वैल्यूज $1
$1 lakh, $2 lakh, $3 lakh, $4 lakh respectively. Sell B1 is to B2 containing the following sales on each of the corresponding property values: $7 lakh, $14 lakh, $21 lakh, $28 lakh. अब बताओ वैल्यू क्या है, सम इफ की वैल्यू क्या है। अब देखो ये आपका सारा का सारा यूज होता है आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब ये अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो फिर मुझे दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम इफ A1 is to A4, तो आपने क्या काम करना है कि आपने अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्या काम करना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारा जो वैल्यूज है उनकी रेंज हमें पता चलनी चाहिए। हमें रेंज पता है कि भाई वी नीड टू सम वैल्यूज ऑफ द रेंज। अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सम करेंगे रेंज। भाई ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा टफ लेवल का है। अगर जूनियर असिस्टेंट का आपका है तो आपको थोड़ा अच्छे से होशियारी से ये चीज़ पता होनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। अब रेंज अगर मान लो आपकी B1 से लेकर B4 के बीच में और आपकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, ठीक है, वैल्यूज आपकी A1 से लेकर A4 के बीच में है। अगर वो ग्रेटर देन 1,60,000 है, $1,60,000 के डॉलर्स के बीच में है, तो उनकी वैल्यूज क्या क्या है। अब हम उनकी वैल्यूज देखते हैं। अब वैल्यूज हमें क्वेश्चन में देके रखी हैं, लेकिन स्टिल हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो A1 क्या है आपका, A1 आ गया $1 lakh, ठीक है। उसके बाद अगर A2 की बात करें तो A2 आ गया आपका $2 lakh। A3 की बात करें तो A3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है, पता है, ये आ गया आपका $3 lakh। A4 कितना आ गया आपका $4 lakh, ठीक है। लाइकवाइज हमें B1 की जो रेंज दी है, रेंज क्या है हमारी 7 लाख के आसपास है, $7,000 के आसपास है, सॉरी। उसके बाद B2 की वैल्यू मेरी $14,000 के आसपास है, 14,000। उसके बाद B3 की वैल्यू है आपकी किसके बराबर, $21 के बीच में, $21,000 के बीच में। और B4 इज इक्वल टू $28,000 के बीच में। अब हम वैल्यूज को अगर चेक करेंगे A/4 की, थोड़ा सा यार कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समझने में आसानी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन क्या करें, आपको इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब हम वैल्यूज को चेक करते हैं A/A4, जहां पे जो वैल्यूज है हमारी ग्रेटर देन, अब हमें वैल्यूज ग्रेटर देन 1,60,000, $1,60,000 से बड़ी है, ठीक है। अब अगर हमें A1 की बात करें तो A1 की वैल्यू कितनी थी मेरी, A1 मैंने बताया था आपको कि 1 लाख, 1 लाख इससे क्या है, स्मॉलर है। A2 की अगर बात करें तो A2 की मैंने बोला था कि $2 लाख है, ये जो है वो इससे ग्रेटर है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं A3 की बात करूं तो A3 की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, यहाँ पे लिखी है मैंने, A3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, विच इज इक्वल टू 3 लाख, और ये भी जो है वो ग्रेटर है। And then finally comes A4 which is equal to 4 lakh and it is also greater value. So अगर हम सम करते हैं, अब फाइनली अब हम सम करते हैं, सम जब हम करते हैं तो ये सारे ये $14,000 का हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे $12,000 के साथ, प्लस करेंगे हम
$21,000 के साथ, और प्लस करेंगे हम $28,000 के, विच इज इक्वल टू $63,000 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाता है, आपका आंसर हो जाएगा $63। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, लेकिन क्या करें दोस्तों, आपको सब करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिटेन्स द इंफॉर्मेशन इफ इट इज स्टोरिंग व्हेन द पावर टू द सिस्टम इज टर्न्ड ऑन। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे कौन सी ऐसी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है इट इज स्टोरिंग, कौन सी है आपकी, क्या वो रोम है, क्या है वो रैम है, क्या है वो सीपीयू है, जो आपकी इंफॉर्मेशन को, जब देखो रैम भी नहीं है, डी रैम भी नहीं है, डायनेमिक रैम भी नहीं है, रैम भी नहीं है, आपका रोम आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। चाहे आपकी कुछ भी मेमोरी हो, आपकी मेमोरी में कोई परिवर्तन नहीं आता, चेंज नहीं आता, तो आपकी रोम हो जाती है आंसर। 57 की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यार देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने, मतलब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी कुछ चीजें जानते हैं। देखो, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो क्या काम करता है, ये एक ब्रिज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉर्टकट में ओएस लिख रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक ब्रिज, क्या बोलते हैं हम इसे, ब्रिज बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो ब्रिज की तरह काम करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, फॉर एग्जांपल आपका विंडोज माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज है आपका, ठीक है, या आपका एंड्रॉयड है, या आपका iOS है। मतलब देखो, जब जब भी हम फोन को ऑन करते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारी एप्स आए जो हमें काम करने की हेल्प करता है, जिसमें बहुत सारी चीजें हम स्टोर कर सकते हैं, एप्स को स्टोर कर सकते हैं, फोटोज को स्टोर कर सकते हैं, हम हर एक चीज कर सकते हैं, वो हमारा होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी वजह से, मतलब ये दिल माना जाता है सिस्टम का, आपके कंप्यूटर सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, रोल प्ले करता है। अब अगर हम की फंक्शन की देखो, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये मैनेज करता है हार्डवेयर को, पहली बात ये। इसके अगर की फंक्शंस की बात की जाए, ओके, हार्डवेयर को मैनेज करता है, ठीक है, रिसोर्सेज को ये मैनेज करता है, एप्लीकेशन को ये रन करता है, ठीक है, एप्लीकेशन को ये रन करता है, उसके अलावा सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूजर को, यूजर को क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो जैसे विंडोज मैंने आपको बताया, मैक ओएस बताया मैंने आपको, ठीक है, लिनक्स मैंने आपको बताया। अब लिनक्स में भी फर्दर आपका उबंटू आता है, उबंटू आता है आपका, ठीक है, डेबियन आता है, ठीक है, डेबियन आता है आपका, फेडोरा आता है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स है आपके लिनक्स के, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूनिक्स आता है। यूनिक्स की एग्जांपल हम क्या बोलते हैं कि AIX होता है, HP होता है, सोलरिस वगैरह वगैरह। उसके बाद होता है हमारा एंड्रॉइड। अभी देखो हमारा एंड्रॉइड 13 और एंड्रॉइड 14 वर्जन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद होता है हमारा RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थे कुछ एग्जांपल आपके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑप्शन ए इज राइट। हाँ भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन होता है, फाइल मैनेजमेंट भी इसका फंक्शन होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी इसका फंक्शन होता है, लेकिन नेटवर्किंग इसका काम नहीं होता है, ठीक है। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं होता, तो ये जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है आपका इंटरफेस विच यूजेस आइकन्स एंड विंडोज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उस इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं। देखो, कल मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम बोलते हैं जो हमारे क्या करता है, हमारे विंडोज और आइकन्स को हमारा यूज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम वो होता है हमारा
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से हम क्या कर पाते हैं, हम जो है वो अपने फोन के मतलब ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमको, ठीक है। हम अपने या हम इसको ऐसे क्या बोलते हैं कि एक विजुअल वे होता है इंटरेक्टिंग विद ए कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने का एक विजुअल तरीका, ठीक है, विजुअल वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ विजुअल वे इंटरेक्ट करने के हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। जैसे मान लो आपके कंप्यूटर में, मान लो अभी अभी ये सारे नीचे से आइकन दिख रहे हैं आपको, मैं किसकी वजह से देख पा रहा हूँ, मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे करूंगा, इस पे करूंगा, इस पे करूंगा, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है ऐसा जो मुझे यहाँ पे इंटरेक्ट करने की जो है वो हेल्प कर रहा है। तो ये एक मीडियम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आपका जो है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ फैट, क्वेश्चन नंबर 59। तो फैट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ फैट, तो फाइल, तो इसका नाम क्या होता है हमारा, फाइल एट्री, सॉरी, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, फाइल एट्रीब्यूट नहीं, फाइल एलोकेशन टेबल होता है हमारा, ठीक है। ये हम फाइल एलोकेशन टेबल इसको बोलते हैं, FAT, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका जो मेमोरी है, मेमोरी के हिसाब से आपने इसको रैंक करना है। देखो मैंने कल आपको बताया था, पहले बिट होता है, फिर बाइट होता है, मतलब सबसे छोटा पहले आपका बिट आता है, फिर आपका बाइट आता है, फिर आपका मेगाबाइट आता है, फिर आपका MB के बाद GB आता है, गीगाबाइट आता है, गीगाबाइट के बाद TB आता है, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट आता है, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट आता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा क्या है आपका, टेराबाइट है, फिर गीगाबाइट, फिर MB और फिर KB। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। In the active cell, if the active cell is A5, the reference cell R1 refers to the cell 58। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 60। देखो MS एक्सेल में अगर हम बात करें तो RC1, ये जो बात की जा रही है ये हमारे स्टाइल की बात की जा रही है, ठीक है, जो हम स्टाइल अप्लाई करते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो और उनकी पोजीशन को जो है वो हमें ये बताता है। अब इसका मकसद क्या होता है, इस पे हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी पता चलती हैं। देखो, एक हम पहला आइडेंटिफाई सेल को करना, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा दूसरा, आइडेंटिफाई के बाद करना है अंडरस्टैंड करना, ठीक है, रेफरेंस स्टाइल को। उसके बाद हमने डिटरमाइन करना होता है, उसके बाद फिर आता है ये आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, B6 इज द राइट आंसर। अब देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, dash key is used to view the slide show in MS PowerPoint। तो कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जो हमें स्लाइड शो इनेबल करा देती है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, F5 इज द राइट आंसर। F5 की वजह से हम स्लाइड शो करते हैं, लेकिन अगर हमें स्लाइड शो स्टार्ट करना हो तो हम क्या काम करते हैं, शिफ्ट प्लस F5 करते हैं, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं सीधा स्लाइड शो को, ओके। The sound becomes a part of animation effect if sound effects are added using the dash task plan। तो ये बात की जा रही है आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। तो बोलता है सबसे पहली बात क्या है कि आपका जो यहाँ पे क्या है, बोलता है कि साउंड क्या जो होते हैं एनिमेशन इफेक्ट का बन जाती है। जब आप आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपके एनिमेशन इफेक्ट में साउंड डाल देते हो, वो पार्ट बन जाता है आपके एनिमेशन इफेक्ट का। वो किसकी वजह से होता है भाई, वो आपका स्लाइड ट्रांजिशन की वजह से होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, वो आपकी स्लाइड ट्रांजिशन की वजह से हो जाता है। अब देखो, स्लाइड डिजाइन क्या होता है, हमें जो विजुअल स्टाइल्स और लेआउट वगैरह है ना, वो हमें उसकी वजह से मिलते हैं, ठीक है।
तो याद रखिएगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब देखो पीपीटी पे एक और क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। इफ यू वांट कास्ट आप जम्मू लोगो इन द सेम पोजीशन ऑन एवरी स्लाइड ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इंसर्ट इट ऑन द। देखो यार, मान लो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हो, ये मान लो ये पूरी आपकी पीपीटी है और आप चाहते हो कि आपका ये लोगो जो है वो आपके पीपीटी पे एक पे तो आप डालो, लेकिन वो सारी आपकी पीपीटी जितनी भी अब आप नई ऐड करते जाओगे उन सभी पीपीटी में लोगो ऑटोमेटिकली आता जाएगा। वो किसकी वजह से आता है, किसकी हेल्प से आता है? मान लो फॉर एग्जांपल मेरे चैनल का द एग्जाम काउंसलर है, उसको मैंने ऐड करना है, तो वो कैसे आएगा? वो मैं स्लाइड मास्टर की हेल्प से यहाँ पे करूंगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार जरा दिखा देता हूँ। देखो ये है मेरी, यहाँ पे देखिए ये है मेरी पीपीटी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इस पीपीटी में क्या काम करूंगा मैं? पीपीटी में यहाँ पे व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं व्यू पे जाऊंगा, ठीक है। और व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए स्लाइड मास्टर है, ये देखिए यहाँ पे स्लाइड मास्टर पे मैंने क्लिक किया। तो स्लाइड मास्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहली वाली टॉप वाली स्लाइड पे गया और टॉप वाली स्लाइड पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे मेरे चैनल का लोगो आ गया यहाँ पे, ये देखो। अब मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ, मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। अब मान लो अगर मुझे नया इंसर्ट करना होगा तो मैं नया इंसर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन वाला करके। तो यहाँ पे मैं नया वाला जो है वो स्लाइड मास्टर वो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया ताकि ताकि आपको दिमाग में रहे, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट। तो ये आ गया आपका स्लाइड मास्टर के अंडर। बोलता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। भाई सीधी सी बात है, इंटरनेट से जब आप फाइल्स को डाउनलोड करते हो अपने फोन में, वो तो डाउनलोड हुआ ना, उसमें कोई फॉरवर्डिंग नहीं आई। फॉरवर्डिंग का मतलब क्या हुआ? मान लो आपको ईमेल आया, ईमेल को आपने एज इट इज सीधा फॉरवर्ड कर दिया, या आपने व्हाट्सएप पे आ गया कोई मैसेज, उसको आपने अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर दिया, दैट इज फॉरवर्डिंग। अपलोड किया आपने। अब एफटीपी क्या है? ये एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स है कि किन रूल से आप फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो, क्या क्या ऐसे रेगुलेशंस है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं, उसको हम बोलते हैं एफटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट ए वेबसाइट इज इट्स। भाई वेबसाइट पे जब आप पहला पेज देखते हो तो वो क्या होता है? वो उसको हम बोलते हैं होम पेज। याद रखिएगा वो फर्स्ट पेज नहीं होता है, वो आपका होम पेज होता है। ये एक स्टार्ट ऑफ द नेविगेशन होता है, स्टार्ट ऑफ नेविगेशन होता है। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो आप उसका जो है वो होम एड्रेस होता है। अब मैं जरा यहाँ पे एक बार आपको गूगल क्रोम ओपन करके दिखाता हूँ, या मान लीजिए यहाँ पे मैं इसी ब्राउजर को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी देर आप वेट कीजिए। ये आप देखिए, ये आपकी न्यू टैब जो है वो स्टार्ट होगी। अब अगर मेरा लैपटॉप कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता, यहाँ पे जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस तरह का लोगो आ जाता और इस तरह से जो है वो फ्रंट पेज आ जाता। फिर मैं कुछ और सर्च करता तो यहाँ पे जो है वो मुझे दिखाई देता। ये देखो, ये आपका होम पेज है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो 76 आ गया, हम पहले ऊपर चलते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 नंबर। बोल रहा है कि भाई वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड, जो भी आपका क्या कहते हैं
वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए है आपका कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन और लैगिंग इन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। कॉन्फ़िगर होना, कॉन्फ़िगर करना कोई भी चीज, तो उसका हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगर होना, ठीक है। सो वो हम वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सेसिबिलिटी की अगर हम बात करें, एक्सेसिबिलिटी मतलब ये हुआ कि भाई साहब किसी भी चीज को एक्सेसिबल बना देना, मतलब इस लायक बना देना कि सारे लोग उसका यूज कर पाए, उसको हम बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं हम? एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन होता है प्रोसेस प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग और आइडेंटिफाइंग, ठीक है। ये माफ कीजिएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, ये ऑथेंटिकेशन होता है। ऑथेंटिकेशन इसका आंसर है। तो ऑथेंटिकेट करना मतलब वेरीफाई करना, ठीक है। लॉगिंग तो पता है भाई कि आप लॉगिन जो है वो करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट इज गवर्न्ड बाय ऑप्शन ए आई एंड बी, ऑप्शन बी आई ई टी एफ, ऑप्शन सी इंटर एन आई सी, नन ऑफ द अबव। तो भाई अगर बात की जाए तो इंटरनेट को कौन गवर्न करता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। आई एंड बी है, आई ई एंड टी है। तो देखो ऑप्शन अगर बात की जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो असल में इसको कोई एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इंटरनेट को गवर्नन नहीं करती, ठीक है। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको गवर्न करती हैं, चलाती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आपकी IEDF जो है वो IETF आपका, IETF नहीं बल्कि ये IEDF है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई क्या मतलब? इंटरनेट। तो इंटरनेट आ गया इंजीनियरिंग। मैं जरा एक बार आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। IEDF, सॉरी, IED और F। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आई से होता है आपका इंटरनेट, ई से क्या होता है आपका? ई फॉर क्या होता है आपको? इसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ठीक है। उसके बाद डी क्या होता है आपका? डी से हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। तो एफ क्या कहलाता है आपका? आई कैन, ठीक है, और बाकी रिलेटेड एंटिटीज, ठीक है। तो असल में इंटरनेट कॉर्पोरेशन असाइन नेम्स एंड नंबर्स होते हैं, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स होती है, इंटरनेट सोसाइटी होती है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है, W3C उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड ओवरसीज टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। वो क्या करता है? ओवरसी करता है टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट, ठीक है, ओके। तो ये चीज है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉडेम्स डिजिटल सिग्नल इज सिंप्लीफाइड एम्पलीफाइड, सेवरल डिजिटल सिग्नल्स आर मल्टीप्लेक्स्ड, ऑप्शन सी ए डिजिटल सिग्नल चेंजेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर वेव, none of the above. What is the correct answer of this? So what could be the correct answer?
देखो अगर बात की जाए तो बोला जा रहा है कि मॉडेम्स में क्या होता है, जो हमारे मॉडेम्स होते हैं उनमें क्या चीज होती है। देखो मॉडेम्स की अगर बात की जाए तो डाटा को क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है। ठीक है, डाटा को एम्पलीफाई किया जाता है, उससे क्या होता है हमारा कि ऑप्शन ए यहाँ पे जो है वो डिजिटल सिग्नल्स को, नॉट डाटा, डिजिटल सिग्नल को जो है वो एम्पलीफाई किया जाता है। डिजिटल सिग्नल चेंजेस सम करेक्टर्स ऑफ कैरियर वेव। मान लो आपका सेंडर है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आपका एम्पलीफायर है, ये आपकी करियर वेव को क्या काम कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर होगा रिसीवर के एंड पे आपका रिसीवर यहाँ पे एम्पलीफायर, और फिर जाएगा रिसीवर के पास, तो उसको हम एम्पलीफाई कर देना बोलते हैं। ठीक है, मॉडेम्स में ये चीज होती है, तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of connector is used to plug a telephone line into a modem? Option A COM1, option B RJ45, option C RJ11, option D RJ10. What is the right answer? असल में भाई बताया जा रहा है कि कौन सा ऐसा कनेक्टर होता है, कौन सा, विच टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज टू प्लग ए टेलीफोन लाइन। क्या वो कनेक्टर, असल में आपने पुराने जमाने में अगर देखा होगा तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि टेलीफोन लाइंस होती थी, वो वायर्स होती थी, और वायर्स के ज़रिए से फ़ोन किए जाते थे। लैंडलाइंस होती थी, उनके ज़रिए से कॉल्स होती थी। अब बोलता है कि किस तरह का कनेक्टर होता है जो क्या करता है, टेलीफोन लाइन को मॉडेम के साथ कनेक्ट करता है। तो उसका आंसर है भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, RJ11 बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अगर हम पहले बात करें, यहाँ पे सबसे पहले COM1 की बात की जा रही है, आपके ऑप्शन में है COM1। तो COM1 अगर आपके ऑप्शन में दिया है तो हम क्यों ना इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। तो COM1 क्या होता है, ये एक सीरियल पोर्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सीरियल पोर्ट बोलते हैं, जो हमारे अलग अलग कम्युनिकेशंस के काम आता है, नॉट फॉर द टेलीफोनिक, जो टेलीफोन के काम नहीं आता है। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन था RJ45। ठीक है, RJ45 का मतलब क्या होता है, ये एक कनेक्टर है जिसको हम इथरनेट नेटवर्क केबल्स को कनेक्ट करने के जो है वो काम कर लाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग में काम आता है। RJ45 याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक कनेक्टर, ये भी एक कनेक्टर है जो आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग में काम आता है। उसके बाद आपका आ गया RJ11। RJ11 मैंने आपको बता दिया इसका आंसर है। तो ये हमारा, ये एक स्टैंडर्ड कनेक्टर है टेलीफोन लाइंस के लिए, टेलीफोन लाइंस के लिए एक ये स्टैंडर्ड कनेक्टर है। ये एक टेलीफोन लाइंस के लिए स्टैंडर्ड कनेक्टर है। इसमें टिपिकली 4 से 6 पोजीशन होती हैं, कॉमनली यूज की जाती हैं टेलीफोन्स एंड मॉडेम्स को जो है वो कनेक्ट करने की टेलीफोन नेटवर्क के साथ। उसके बाद एक और हमें ऑप्शन बताया था RJ10। तो भाई साहब RJ10 क्या होता है, ये एक स्मॉलर कनेक्टर होता है, एक सबसे छोटा जो है वो कनेक्टर होता है। ये एक सबसे छोटा कनेक्टर होता है जो हेडसेट कॉर्ड्स को टेलीफोन्स के साथ कनेक्ट करता है, नॉट फॉर कनेक्टिंग लाइंस टू द मॉडेम। कनेक्टिंग लाइंस को मॉडेम के साथ कनेक्ट नहीं, बल्कि जो हमारा हेडसेट होता है जिससे हम बात करते हैं, तो टेलीफोन लाइंस को हेडसेट के साथ जोड़ने के लिए RJ10 का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, RJ11। Which one of the following is not a computer hard drive? Which one of the following is not a type of computer hard drive? Option A IDE, B FDD, C SCSI, D EIDI, EIDE। तो भाई अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो भाई ये बोलता है कि कौन सा कंप्यूटर हार्ड ड्राइव नहीं है। अभी अगर आप थोड़ा गौर फिक्र करें तो पीछे हमने पिछली वीडियो में हमने क्या कहा, हमने कुछ डिस्कस किया आपके साथ। पहले मैं आपको जरा इनके बारे में बताता हूँ। देखो आईडीई का फुल फॉर्म क्या होता है,
इसको हम बोलते हैं IDE। ये होता है हमारा इंटीग्रेटेड ड्राइव फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, ये एक स्टैंडर्ड इंटरफेस है जो नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करता है हार्ड ड्राइव्स और ऑप्टिकल डिवाइसेस को कंप्यूटर की मदरबोर्ड के साथ। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद होता है आपका ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, FD। फ्लॉप ये एक हार्ड ड्राइव नहीं है, इट इज नॉट अ हार्ड ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क आपकी हार्ड ड्राइव नहीं होती है। इसमें हम असल में यूज करते हैं रीड एंड राइट फ्लॉपी डिस्क। जो हमारी डिस्क होती है फ्लॉपी डिस्क, उनको हम रीड एंड राइट के काम के लिए वो यूज की जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका SCSI, तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस ये एक सेटअप स्टैंडर्ड है जो हमारी कनेक्ट करने और ट्रांसफर करने के काम आती हैं, जैसे बिटवीन कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, तो ये आ गया इसके बारे में। EIDI का मतलब क्या होता है? EIDI का EIDE नॉट आई, ये इसको हम बोलते हैं एनहांस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन आप कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? अब आपको समझ आ गया कि कौन सा जो है वो आपका हार्ड ड्राइव नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जो आपको मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। तो ये आ गया आपका। RJ45 UTP cable has dash cables, 2 pair, 3 pair, 4 pair, 8 pair। जो RJ45 अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, RJ45 की कितनी केबल्स होती हैं? 2 होती हैं, 4 होती हैं, 3 होती हैं या फिर 8 होती हैं? तो राइट आंसर इज द 4 पेयर्स। ठीक है, 4 पेयर्स होती हैं। जैसे उसमें भी अलग टाइप्स आती हैं। 4 पेयर्स में आपकी अलग टाइप्स आती हैं। जैसे आपका कैट 5 आ जाता है, आपका कैट 5E आ जाता है, आपका कैट 6 एटसेट्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। You can auto fit the width of column in Microsoft Excel by option A, double clicking the column name on the column reader, double clicking on the cell pointer in worksheet, double clicking on column right border on column header, option D, double clicking on the column left border of column header। तो भाई अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार बता देता हूं आपको। आप क्या कर सकते हो कि आप यू कैन फिट, क्या कर सकते हैं आप? यू कैन फिट द विड्थ ऑफ द कॉलम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट। कैसे करेंगे? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बोलता है कि डबल क्लिकिंग ऑन द राइट कॉर्नर ऑन द बॉर्डर ऑफ द कॉलम हीडर। तो कॉलम हीडर पे डबल क्लिक करके आप जो है वो राइट बॉर्डर पे एक क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट को ऑटो फिट कर सकते हैं। देखो, जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ डिलीट कर रहे हैं, कुछ फाइल या फोल्डर, इट डज नॉट गेट डिलीटेड राइट अवे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रिसाइकल बिन में जब डालते हैं, तो इसको हम रिसाइकल बिन में जब डाल देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यही बोल रहा है कि वो किस में चला जाता है, वो डिलीट नहीं होता है परमानेंटली, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल प्लस आई किसके काम यूज आता है? तो भाई ये हमारा किसके काम आता है? इंक्रीज द फॉन्ट साइज, लाइन ब्रेक, तो टेक्स्ट शुड बी बोल्ड, अप्लाई इटैलिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इटैलिक फॉर्मेट को ऐड करने के लिए जो है वो लाया जाता है। तो ये था स्क्वास्ट जम्मू का बहुत ही टिपिकल एमसीक्यूज जिन्होंने पूछे थे। बहुत ही टिपिकल टाइप ऑफ एमसीक्यूज इसमें पूछे गए थे कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर का आपको ठीक ठाक और तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं स्क्वास्ट कश्मीर के लिए। अभी जो रिसेंट एडवर्टीजमेंट्स हुई है, तो ये जो है वो काफ़ी हद तक आपको काम आने वाला है। तो दिस इज इट, आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। खुदा हाफिज़।